अस्सलाम वालेकुम। तो हमने आखिरी जो हमारा लेक्चर था वो नॉमिनल एंड रियल कैश फ्लोज पर ख़त्म किया था। इसके आगे की डिस्कशन करते हैं। अब आपके पास एक हेडिंग आ रही है फिशर्स इक्वेशन। देखिए, रियल रेट और नॉमिनल रेट ये दो चीज़ें आपको जो है आपके सवालों में प्रोवाइडेड होंगी, जैसा कि हमने डिस्कस किया। और जो आपका रियल रेट होगा उसमें इन्फ्लेशन का इम्पेक्ट शामिल नहीं होगा, जबकि नॉमिनल रेट में इन्फ्लेशन का इम्पेक्ट भी शामिल होगा। इसको हम अभी एक एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे कि नॉमिनल और रियल कैश फ्लोज या रियल रेट और नॉमिनल रेट से डिस्काउंटिंग कैसे होती है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि फिशर्स इक्वेशन क्या। तो फिशर्स इक्वेशन जो है ना वो इस स्पेसिफिक इक्वेशन को कहते हैं विच इज़ वन प्लस आई, यानी कि वन प्लस नॉमिनल मनी रेट इज इक्वल्स टू वन प्लस आर इंटू वन प्लस एच, यानी कि वन प्लस रियल रेट इंटू वन प्लस इन्फ्लेशन रेट। अच्छा, इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, आपको रियल रेट दिया है और इन्फ्लेशन का रेट दिया है। इन्फ्लेशन यानी कि किस हिसाब से महंगाई आ रही है, रियल रेट यानी कि जिसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल नहीं है, और आपको नॉमिनल रेट ढूंढना है। तो इसकी अगर एक छोटी सी एक्सरसाइज करें तो आपको जो है वो वन प्लस आई आई ढूंढना इज इक्वल्स टू वन प्लस आर, यानी कि वन प्लस रियल रेट और वन प्लस इन्फ्लेशन रेट यानी कि 1+3%। ये दो बातें आपको पता है और आपको आई ढूंढना। देखिए, आपके सवाल में जनरली आपको ऑब्वियसली तीन में से दो बातें दी हुई होंगी और तीसरी बात आपको ढूंढनी होगी। तो दिस इज 1.06 इंटू 1.03 माइनस वन, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो आई जो है वो हमारा 9.18% आ रहा है। इस इक्वेशन की मदद से किसी किसी सवाल में जब आपको नॉमिनल रेट, रियल रेट, इन्फ्लेशन रेट वगैरह दिया हुआ हो तो आप एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके सामने एक एग्जांपल है कि आखिर ये रियल रेट और नॉमिनल रेट किस तरह से यूज़ होंगे और किस तरह से हम जो है वो इन सवालों को सॉल्व करेंगे। अब ये याद रहे कि अभी हम बेसिक एग्जांपल्स देख रहे हैं। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक बातें हों जो डिफरेंट हो, जो हम उसी वक्त डिस्कस करें। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू विद नॉमिनल एंड रियल कैश फ्लोज। एक एग्जांपल है, रियल रेट दिया हुआ है, इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है और रियल कैश फ्लोज दिए हुए हैं। रियल कैश फ्लोज का मतलब ये है कि इनमें इन्फ्लेशन का इम्पेक्ट शामिल नहीं है। ये तुम समझ लो, एक तरह से एज्यूम करते हैं कि किसी किस्म की कोई इस इन्फ्लेशन जो है ना वो नहीं आई है। मिसाल के तौर पे लेट से एक ऐसी ही छोटी सी मिसाल लेकर इस बात को पहले क्लियर कर दूं कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट ना शामिल होने का क्या मतलब है। लेट से एक प्रोडक्ट है वो आज 50 रुपये का है, एक साल के बाद वो 10% महंगा होकर 55 का हो जाएगा, और फर्दर एक साल के बाद वो 10% महंगा होकर 60.5 का हो जाएगा। ठीक है, यह नंबर 1, 2 एंड 3। अब देखिए इसमें क्या है, ये इसकी ईयर 1 की प्राइस है। ईयर 2 की जब हमने प्राइस मेंशन करी है तो इसमें इन्फ्लेशन भी शामिल है, यानी कि ये नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वर्थ है। नॉमिनल वर्थ का मतलब ये है कि इसमें इन्फ्लेशन बिल्ट इन हो चुका है। अगर आप ईयर नंबर 2 पर बाजार जाकर ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको 55 का ही मिलेगा। इसी तरह से दोबारा से अगर 10% की इन्फ्लेशन आई तो ये 60.5 का ईयर 3 पर हो चुका होगा। आप अगर बाजार जाकर इसको परचेज करोगे तो ये 60.5 का मिलेगा। तो ये सारी नॉमिनल वैल्यूज़ है। नॉमिनल वैल्यूज़ का मतलब ये है कि इसमें जो इन्फ्लेशन का इम्पेक्ट है वो शामिल हुआ हुआ है। ठीक है, अब अगर लेट से अगर कोई बंदा पहले साल 1 यूनिट की कंजम्पशन करता है, दूसरे साल 2 यूनिट्स की कंजम्पशन करता है और तीसरे साल लेट से 4 यूनिट्स की कंजम्पशन करता है, तो 60.5 इंटू 4 242। ये नॉमिनल कैश फ्लोज है। क्यों? क्योंकि इसमें एक इम्पेक्ट है क्वांटिटी का, एक इम्पेक्ट है इन्फ्लेशन का, दोनों शामिल हैं। इसमें एक इम्पेक्ट है क्वांटिटी का, यहाँ पे हम 2 यूनिट्स खरीद रहे थे, एक इम्पेक्ट है इन्फ्लेशन का, दोनों इम्पेक्ट शामिल है। इसमें भी एक इम्पैक्ट है क्वांटिटी का, 4 यूनिट्स हम खरीद रहे थे, और एक इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का, दोनों शामिल है। जबकि अगर इसी एग्जांपल के हम अगर रियल कैश फ्लोज लिखते हैं ना, तो हम रियल कैश फ्लोज में लिख देते 50
110 सॉरी 50, 100 और 200, यानी कि ये रियल कैश फ्लोज कहलाते हैं, जिसमें क्वांटिटी का इम्पैक्ट तो शामिल होता कि पहले साल 1 यूनिट और दूसरे साल 2 यूनिट और तीसरे साल 4 यूनिट्स कंज्यूम किए, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से जो चेंज आया वो शामिल नहीं होगा। इसका मतलब नॉमिनल कैश फ्लोज वो प्राइजेज होती हैं जो मैं एक्चुअली पे करता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो आपको सवाल में ये वाली सिचुएशन भी दी हुई हो सकती है और ये वाली सिचुएशन भी दी हुई हो सकती है। अब लेट से आपके सामने एक सवाल है, एक एग्जांपल है जिसमें आपको ईयर 0, 1, 2 और उनके रेलेवेंट कैश फ्लोज दिए हुए हैं और सवाल कहता है कि ये रियल कैश फ्लोज है। अगर आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इस सवाल में, तो आप क्या करोगे? जो आप डिस्काउंट फैक्टर यूज़ करोगे वो यूजिंग अ रियल रेट यूज़ करोगे, यानी कि 10% का रेट। 10% के रेट के हिसाब से ये 1 बनता है, ये 0.909 बनता है और ये 0.826 बनता है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन वाला फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू से अगर निकालते हैं तो ये -5000, उसके बाद 6000 मल्टीप्लाइड बाई 0.909, ये बन जाता है 5454 और 3000 मल्टीप्लाइड बाई 0.826 यानी कि 2478। और मैं अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो ये बन जाता है 2932। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर रियल रेट यूज़ किया क्योंकि रियल कैश फ्लोज दिए हुए थे। अगर मैं नॉमिनल कैश फ्लोज निकाल लूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा, नॉमिनल कैश फ्लोज निकालूँ, इन्फ्लेशन की परसेंटेज 4% है, तो ईयर 0 वाले 5000 तो 5000 ही रहेंगे। ईयर नंबर वन में इन्फ्लेशन का अगर इम्पैक्ट शामिल करना है ना, तो आप 6000 को 4% से बढ़ा दो, 1.04 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6240 आता है। ईयर नंबर 2 पर जो 3000 है, इस पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल करना है, तो आप 3000 को 1.04 पावर 2 से मल्टीप्लाई करो। 3000 को 1.04 पावर 2 से मल्टीप्लाई करो। रीज़न बीइंग कि ये ईयर नंबर 2 पर है तो इसमें 2 सालों की इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल होना चाहिए, तो ये 32448 बनता है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ज़रा यहाँ पे गौर से सुनना। देखो ये ईयर जो ऊपर हमने एग्जांपल करी, ईयर 1 के 50, ईयर 1 के 50, ठीक है ना। हमने एज्यूम किया कि ये पहला साल है। 100 रुपये को 110 बनाने, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल करना है, और हमने इस एग्जांपल में एज्यूम किया कि 10% की इन्फ्लेशन है, तो 1.1 से मल्टीप्लाई करो 100 को, 110 आएगा। 200 को 242 बनाना है, जो हमने अपनी एग्जांपल चलाई, तो आप 1.1 को पावर 2 से मल्टीप्लाई करो। 200 को जब 1.1 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 242 बनेगा। अब अगर आप डिस्काउंटिंग करोगे तो आप जो है वो नॉमिनल रेट यूज़ करोगे। नॉमिनल रेट कैसे आएगा? 1 प्लस रियल रेट, फिशर्स इंडेक्स यूज़ करना है, इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, ठीक है ना। तो 1.1 इंटू 1.04 यानी कि 1.144, उसमें से 1 माइनस किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 14.4%, जो फिशर्स इंडेक्स हमने पढ़ा वही मैंने यूज़ किया। इस हिसाब से अगर डिस्काउंट फैक्टर पहला 1 होगा, दूसरा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 14.4%, ये बन जाता है 0.874। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 14.4% पावर 2, 1 डिवाइडेड बाई 1.144 पावर 2, 0.764। अब हम प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालते हैं। पहला तो नेगेटिव 5000 ही रहेगा। अच्छा, दूसरा हो जाएगा हमारा 6240 इंटू 0.874 यानी कि 5454 अगेन, और उसके बाद उससे अगला जो होगा वो 3244.8 है। 3244.8 इंटू 0.764 यानी कि 2479। ठीक है। अगर आप वापस से नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं 2932 ही आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको रियल कैश फ्लोज दिए हुए होंगे आप रियल रेट यूज़ कर सकते हो, अगर आपको नॉमिनल कैश फ्लोज दिए हुए होंगे आप नॉमिनल रेट यूज़ कर सकते हो।
अच्छा, कुछ जनरल और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन की डिस्कशन है जो मैं अभी टच नहीं करूँगा, लेकिन जब हम सवाल करेंगे उसमें मैं उसको ज़रूर टच करूँगा, डिस्कस करूँगा आपसे कि उस केस में क्या करना है कि हर कंपोनेंट की अलग इन्फ्लेशन दी हुई हो। यहाँ पे तो टोटल ओवरऑल एक सिंगल इन्फ्लेशन का रेट 4% दिया हुआ है। नेट प्रेजेंट वैल्यू विद टैक्सेस एंड टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन, इसकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू का कोई सवाल आता है जिसमें टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन है और क्या कहते हैं टैक्स का इम्पैक्ट है, तो वो क्या होगा। मशीन की कॉस्ट है 5 लाख रुपए, एनुअल डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए है, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 3.5 लाख रुपए है, एनुअल कैश इनफ्लो जनरेटेड बाय मशीन 3 लाख रुपए है, लाइफ 2 साल की है, टैक्स रेट 30% है और डिस्काउंट रेट 10% है। देखें, अगर अब इस तरह के जो सवाल है ना डिप्रिसिएशन में इन्वॉल्व, उसके दो तरीके से मैं उसको सॉल्व करता हूँ। पहला तरीका, लाइफ कितनी है, 2 साल है, तो या नंबर 0 या नंबर 1 या नंबर 2, ठीक है ना। अच्छा, इस एनुअल कैश इनफ्लोज जनरेटेड बाय मशीन 3 लाख रुपए के एनुअल कैश फ्लो जो है, कैश इनफ्लोज जो है वो मशीन से जनरेट होंगे, ठीक है ना। तो मैं ईयर 0 पर क्या हुआ होगा, ईयर 0 पर तो आपने मशीन खरीदी होगी 5 लाख की, ये कैश आउटफ्लो है, 5 लाख का कैश आउटफ्लो है, आपने 5 लाख की मशीन खरीदी होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, ईयर नंबर 1 पर क्या हुआ होगा, ईयर नंबर 1 पर आपको 3 लाख रुपए रिसीव हुए होंगे एज अ कैश फ्लो जो मशीन ने जनरेट किया, ठीक है। अच्छा, ईयर नंबर 1 पर और कोई कैश फ्लो जनरेट हुआ होगा क्या, और कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं हुआ होगा, इंटरनली कोई कैश जनरेट नहीं हुआ। सवाल की जो सारी बातें हैं उस हिसाब से 3 लाख रुपए का कैश इनफ्लो जनरेट हुआ है मशीन से, और वो आपने मेंशन कर दिया। अच्छा, अब जब डेप्रिसिएशन आ जाती है ना, तो डेप्रिसिएशन के बारे में समझना, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन से क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश इनफ्लो और अ कैश आउटफ्लो। डेप्रिसिएशन कैश का आना या कैश का जाना नहीं है। बहरहाल डेप्रिसिएशन की वजह से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, डेप्रिसिएशन की वजह से आपको टैक्स बेनिफिट ज़रूर मिलता है। टैक्स बेनिफिट का मतलब ये है कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी या टैक्स एक्सपेंस होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। यानी कि ईयर नंबर 0 पर तो 5 लाख की मैंने मशीन खरीदी, ईयर नंबर 1 पर इस मशीन ने 3 लाख रुपए के कैश इनफ्लो जनरेट कर दिए, कमा कर दिए, लेकिन 1 लाख रुपए क्या था, 1 लाख रुपए इस मशीन की डेप्रिसिएशन है। तो जब मैं टैक्स पे करूंगा ना, तो टैक्स में 2 लाख रुपए पे करूंगा, क्योंकि टैक्स तो प्रॉफिट पे होता है। और अगर एनुअल डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए है और 3 लाख रुपए की इनकम हुई है, तो 2 लाख रुपए पे मुझे टैक्स भरना होगा। 2 लाख पर 30% टैक्स का रेट है, तो अगर 30% अगर हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, तो 2 लाख इंटू 30% इज 60,000। बात समझ रहे हो आप लोग, 60,000 का टैक्स मैंने यहाँ पर पे किया होगा। टैक्स पे करूँगा यानी कि कैश आउटफ्लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आखिरी साल क्या हुआ होगा, यानी कि जो दूसरा साल है हमने एज्यूम किया है वो आखिरी साल है। आखिरी साल अगेन 3 लाख रुपए का इनफ्लो जनरेट हुआ, 3 लाख रुपए का इनफ्लो जनरेट हुआ, ठीक है। 1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन है जो अलाउड है, एनुअल डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए। तो टैक्स भरा कितने पे होगा, 2 लाख पे मैंने नॉर्मल वाला टैक्स भरा होगा, ठीक है। 2 लाख पे मैंने नॉर्मल वाला टैक्स भरा होगा। एक और बात देखिए, 5 लाख की अगर आपने मशीन खरीदी थी, अगर आपने 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी और उसको 2 साल चलाया, तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन 1 लाख 1 लाख कर 2 लाख, तो उसकी वैल्यू कितनी बच गई, उसकी वैल्यू बच गई 3 लाख रुपए, ठीक है। आपने सवाल अगर पढ़े तो स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 3.5 लाख, ये मशीन आपने 3.5 लाख में बेच दी। तो जब आपने ये मशीन 3.5 लाख पे बेची, जब आपने ये मशीन 3.5 लाख पे बेची, तो आपको गेन ऑन डिस्पोजल हुआ 50,000 का। गेन ऑन डिस्पोजल पे भी टैक्स वाला आपसे टैक्स लेगा, यानी कि टैक्स वाले का टैक्स जो है ना वो 2.5 लाख पर 30% बनेगा, और 2.5 लाख पर जब हम 30% टैक्स पे करेंगे, तो 2.5 लाख का 30% कितना होता है, 75,000।
₹75,000 का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये टैक्स हो गया। और कोई कैश का आना जाना होगा? हाँ, जब आप ईयर नंबर 2 पर मशीन बेचोगे तो आपको 3.5 लाख रुपए कैश मिलेगा ना। जब आप ईयर नंबर 2 पर मशीन बेचोगे तो आपको 3.5 लाख रुपए का कैश मिलेगा। यानी कि आपके कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज क्या होंगे? ईयर 0 पर 5 लाख रुपए गए, ईयर 0 पर 5 लाख रुपए गए, ईयर नंबर 1 पर नेट 2,40,000 रुपये रिसीव हुए, ईयर नंबर 1 पर नेट 2,40,000 रुपये रिसीव हुए, ईयर नंबर 1 के बाद ईयर नंबर 2 पर 3 लाख में से 75,000 रुपये माइनस और 3.5 लाख रुपये ऐड, यानी कि 575,000 रुपीज़ का इनफ्लो हुआ। 575,000 रुपीज़ का इनफ्लो हुआ, ये कैश फ्लोज है। ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर 10% का रेट है तो 1, 0.909, 0.826 और फिर हम प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालते हैं। 5 लाख इंटू 1 -5 लाख यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। उसके बाद 2,40,000 इंटू 0.909 यानी कि 218,160, 218,160। उसके बाद 575,000 इंटू 0.826 यानी कि 474,950, 474,950। तो नेट आंसर क्या बनता है? 218,474,950 प्लस 218,160 माइनस 5 लाख, तो ये बन जाता है 193,110, 193,110। ठीक है। तो कहने का मकसद ये था कि जो आपकी डेप्रिसिएशन है ना, उसको आप अकाउंट फॉर करते हो ताकि आप अपनी जो टैक्स की लायबिलिटी है उसको रिड्यूस कर दो। सही है ना। लेकिन डेप्रिसिएशन कैश का आउटफ्लो नहीं है, तो ऊपर जो मेन आपकी वर्किंग चल रही है ना, उसमें उसको अकाउंट फॉर नहीं करते हैं हम टैक्स की वर्किंग जो है ना वो अलग करते हैं कि टैक्स कितना पे करना। दूसरा तरीका भी सुन लो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एक तो ये है कि हम टैक्स की वर्किंग अलग करें। कभी कभार सवालों में आप तरीका ये देखोगे कि ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, आपने ईयर नंबर 0 पर कैश का आउटफ्लो दिखा दिया 5 लाख। ठीक है ना, आपने 5 लाख पे किए। सही है सर, ये पहला साल सेम होगा। ईयर नंबर 1 में किया जाएगा, ईयर नंबर 1 में किया इस तरह से जाएगा कि आप जो है ना, अच्छा चलो इसके लिए मैं दूसरी तरह से टेबल बनाता हूँ। 1 मिनट, मैं इसकी ज़रा अलाइनमेंट चेंज करता हूँ। देखो यूं बना लेते हैं टेबल। ईयर नंबर 0, 1, 2। सबसे पहले तो आप देखो कि भाई आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी करी है? 5 लाख। आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख है। ठीक है ना, आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी है वो 5 लाख रुपए करी है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद जो आपकी मशीन ने कैश इनफ्लो जनरेट किया है, वो कैश इनफ्लो 3 लाख रुपए ईयर नंबर 1 पर जनरेट किया। ठीक है। और 3 लाख रुपए ईयर नंबर 2 पर जनरेट किया। इसके बाद आपकी डेप्रिसिएशन है। इस दूसरी वाली वर्किंग में आप डेप्रिसिएशन को लिख दो पहले, यानी कि यहाँ से 1 लाख रुपए माइनस कर दो, यहाँ से भी 1 लाख रुपए माइनस कर दो। ठीक है, कर दो माइनस, कर दिए माइनस। अच्छा जी, उसके बाद क्या करें सर? उसके बाद आप गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल को भी अकाउंट फॉर कर लो। तो गेन ऑन डिस्पोजल था हमारा, है ना, 5 लाख की मशीन खरीदी, 1 लाख 2 सालों की डेप्रिसिएशन, 2 सालों के बाद 3 लाख की नेटवर्क वैल्यू रह गई, 3.5 लाख रुपए स्क्रैप वैल्यू रिसीव हुई, तो आपका 50,000 रुपये का गेन ऑन डिस्पोजल है। गेन ऑन डिस्पोजल 50,000, वो भी लिख दो। सही है ना। तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? ईयर 0 के 5 लाख, ईयर नंबर 1 पर 2 लाख, और ईयर नंबर 2 पर 3 लाख में से 1 लाख हटाया, 2 लाख, 2 लाख में 50,000 ऐड किया, 2.5 लाख। देखो इफेक्टिवली क्या हुआ है? इफेक्टिवली में प्रॉफिट्स पर आ गया। फिर आप यहाँ पर टैक्स लगा दो।
अच्छा, टैक्स यहाँ पर 60,000 होगा, टैक्स यहाँ पर 60,000 होगा, ठीक है। और यहाँ पर टैक्स जो है, जैसे कि आपने 2.5 लाख का 30% कैलकुलेट किया था, 75,000, वो यहाँ पर लगा दो। ऐसा करने के बाद वापस से ये सिचुएशन आ गई 5 लाख, ये आ गया 1 लाख और 40,000, ठीक है। और ये कितना आ गया, 2,25,000। सही है भाई, बिल्कुल सही है सर, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब मसला क्या आ रहा है सर? मसला ये आ रहा है कि डेप्रिसिएशन आपने किसी को पे नहीं की होती है, वो आपने माइनस करी थी। माइनस क्यों करी थी? माइनस इसलिए करी थी ताकि टैक्स सही से कैलकुलेट हो जाए। तो वो नॉन कैश एक्सपेंस जो है डेप्रिसिएशन का, उसको वापस से ऐड कर दो। 1 लाख रुपए इधर ऐड कर दो और 1 लाख रुपए इधर ऐड कर दो। और जो आपने डिस्पोजल की जो प्रोसीड्स थी, डिस्पोजल्स की जो प्रोसीड थी, जब आपने बेचा तो उससे जो 3.5 लाख रुपए आए थे, वो ऐड कर दो, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि यह नंबर जो आपका, यह नंबर 0 है, उस पर नेट आउटफ्लो 5 लाख बन रहा। यह नंबर जो आपका 1 है, 1,40,000 और 1 लाख, 240 बन रहा, ठीक है। और यह नंबर 2 पर 225 जमा 1 लाख जमा 3.5, ठीक है। तो ये भी आपका, 1 मिनट, 225, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? नहीं, 225 प्लस 1 जो डेप्रिसिएशन का माइनस किया था, हाँ, और प्लस 3.5, 1 मिनट देख लेते हैं इसको, हाँ ये ज़रा सही कर लीजिएगा, 1 मिनट। यह नंबर जो आपका आखिरी ईयर है ना, उसमें एक करेक्शन मैं करवा दूँ ज़रा, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया इसको, मैं इसको सही करवा देता हूँ, ठीक है। 2,50,000 का, 2,50,000 का 30% आपका टैक्स है, यानी कि 75,000 रुपये टैक्स है, ठीक है भाई। 75 जब माइनस कर दिया तो 250 में से जब आप 75 निकालोगे ना, तो एक 75 बचेगा। अच्छा, एक 75 में एक तो डेप्रिसिएशन ऐड होगी क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है, और गेन ऑन डिस्पोजल हमने ऐड किया हुआ था, वो माइनस भी तो होगा क्योंकि वो एक नॉन कैश इनकम है, ठीक है। और आप जो आपका डिस्पोजल की प्रोसीड्स है 3.5 लाख, उसको ऐड कर दो। अब देखना ज़रा, 175 प्लस 100 माइनस 50 प्लस 3.5, तो ये आ जाता है आपका 575। ये वर्किंग भी करी जाती है। अब आप इस वर्किंग को देखो और इस वर्किंग को देखो, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी आपके पास 5 लाख, 2,40,000 और 5,75,000, 5 लाख, 2,40,000 और 5,75,000, और इसमें भी 5 लाख, 2,40,000, 5,75,000, 5 लाख, 2,40,000, 5,75,000, सेम सेम आंसर आ रहा। उसके बाद आगे वाला काम तो वही है कि आपने डिस्काउंटिंग करी और नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इस सेशन को समराइज करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। बात समझ में आती है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इन्वॉल्व्स डिस्काउंटिंग द रेलेवेंट कैश फ्लोज फॉर ईच ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग एन अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये तो समझ में आ गया कि इसमें डिस्काउंटिंग करनी होती है, कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करनी होती है, और कोई डिस्काउंट रेट यूज़ करना होता है। जनरल टर्म्स में हम क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग करनी है, कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करनी है, और कोई डिस्काउंट रेट दिया हुआ होगा। एक बात जो हाईलाइट करता जाऊं वो ये है कि ये जो रेलेवेंट कैश फ्लोज लिखा हुआ है ना, रेलेवेंट, रेलेवेंट, तो क्या कोई चीज़ इररेलेवेंट भी होगी? हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अगले सेशंस में ये भी बताया जाएगा कि क्या चीज़ रेलेवेंट है, क्या चीज़ इररेलेवेंट है। कुछ कैश फ्लोज हम नहीं लेंगे,
यूजिंग एन अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक अलग ही दुनिया है। ये दुनिया भी अभी हमने पार्शियली बहुत कम हद तक टच करी है कहीं किसी सेशन में, लेकिन इसके लिए अलग ही एक दुनिया है। बहरहाल अभी एक डिस्काउंटेड दिया हुआ होगा, उसको यूज़ करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे। If the net present value is positive, organization may undertake the project. If the net present value is negative, organization may not undertake the project. The technique takes account of the time value of money. Time value of money का concept हमने पढ़ा है और ये technique इसको account for करती है. In case of real cash flows and today's price, use the real rate. In case of money cash flows includes inflation, use the nominal rate. ये भी हमने देखा है, लेकिन इसकी specific और general inflation की वजह से क्या impacts होंगे या उस सवाल को कैसे करेंगे कि जिसमें इतने सारे इन्फ्लेशन रेट्स हो, वो अभी डिस्कस करना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी डिस्कस होगा। इन क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स, नॉमिनल रेट मेथड इज़ यूजुअली मोर रिलायबल। ये यहाँ पर मेंशन भी की हुई है एक बात जो हम आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, और इसको आप न्यू याद भी कर सकते हो, कह भी सकते हो। बहरहाल हम देखेंगे भी कि आगे क्या करना है। बोलते हैं कि अगर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट हो, यानी कि सेल्स रेवेन्यू पे अलग इन्फ्लेशन रेट, कॉस्ट पे अलग इन्फ्लेशन रेट, तो आप नॉमिनल रेट वाला मेथड यूज़ करोगे। बहरहाल इस सेशन में भी आई होप कि आपकी कोई वैल्यू एडिशन हुई होगी, और अगले सेशन में इंशाअल्लाह मज़ीद चीज़ों के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।